ठीक है, तो आज के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कोई बहुत सारे रिएक्शंस आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कुछ दो चार रिएक्शंस है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, एक और चीज अभी डिस्कस करना होगा, वो नेक्स्ट में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है इन जनरल हम लोगों के पास में। ऐसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास में CH3 CH2 लिविंग ग्रुप जैसा कुछ कंपाउंड है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, इस पे एक बी माइनस का अटैक होता है। बी माइनस क्या है, यहाँ पे एक बेस है। बी माइनस किसका काम करेगा, बेस का काम करता है। ठीक है, इट इज अ बेस दैट इज गोइंग टू बी योर एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में एच बी निकल जाता है और प्लस में लीविंग ग्रुप निकल जाता है Lg माइनस। ठीक है, अब ये बी माइनस के साथ में जो कुछ भी हम लोग लेके आएंगे उसके साथ रिएक्शन करके ये निकल जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? ठीक है, जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शंस आप लोगों के सिलेबस में हैं दे आर अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या है सर? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये है कि फ्रॉम वन कार्बन, जैसे ये कार्बन अल्फा है तो ये बीटा हो गया, दो कार्बन हो गया ना। अल्फा बीटा का मतलब जब एक साथ लिखा जाता है अल्फा बीटा को, तो वन टू पोजीशन को प्रेजेंट करता है। पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन, ठीक है, उसको प्रेजेंट करेगा। तो अगर ये अल्फा पोजीशन, तो ये कौन सा पोजीशन हो गया? बीटा। अल्फा और बीटा पोजीशन से हम लोग किसको रिमूव करेंगे सर? लिविंग, एक को एक अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप जाता है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकता था। एक होता E1 मैकेनिज्म के थ्रू, और दूसरा होता E2 मैकेनिज्म। E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन, जैसे SN1 और SN2 था, उसके जैसे E1 और E2 है। E1 क्या होगा? ये होगा यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन क्या होता है इसमें, जैसे आपके पास कंपाउंड था CH3 CH2 लिविंग ग्रुप था, इसको आपने किसी बी माइनस के साथ रिएक्शन कराया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Hb प्लस लिविंग ग्रुप माइनस निकल गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की मैं बात करूं, तो ये दो स्टेप में होता है। स्टेप वन में क्या, CH3 CH2 लिविंग ग्रुप प्रोड्यूस करता है CH3 CH2 प्लस प्लस लिविंग ग्रुप माइनस। तो इस रिएक्शन में क्या बना सर? कार्बोकटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकटाइन बनेगा। ठीक है, अब अगर कार्बोकटाइन बनेगा तो स्टेप टू में क्या होगा? स्टेप टू में CH3 CH2 प्लस, इस पे बी माइनस का अटैक होगा। अब यहाँ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। बी माइनस कहाँ पे अटैक करता है? बी माइनस विल अटैक ऑन द बीटा कार्बन। जिस पे प्लस होगा वो अल्फा और ये बीटा। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना उसके पड़ोसी कार्बन पे अटैक करता है और वहां से एक H को लेके भागेगा। जैसे ये CH2 था ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं CH2, और यहाँ पे एक H। बी माइनस क्या करेगा? बी माइनस विल अटैक ऑन दिस, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर ऐसे शिफ्ट नहीं करना तो अब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। ये प्लस और माइनस मिलके एक नया बॉन्ड बना लेंगे और H और B निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? इट विल गिव यू CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H। समझ आया? ठीक है, इस रिएक्शन की अगर मैं रेट की बात करूं, तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक सेकेंड आप लोग वेट करें। कि अगर फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्मेशन हुआ, वी आर फॉर्म्ड द कार्बोकटाइन, तो रेट किस पे डिपेंड करने वाला है? रेट विल डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, राइट? तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। ठीक है,
कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर रेट कैसा होगा, ज्यादा होगा। जो कार्बोकैटायन कम स्टेबल होगा वहां पर रेट कैसा रहेगा, कम रहेगा। ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है तो रेट कैसा रहने वाला है, कम रहने वाला है। ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो, इसका ना एक एग्जांपल समझते हैं। आप लोगों के सिलेबस में एक ही एग्जांपल है, दैट इज अल्कोहल्स का एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। किसका सर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन अगर कराते हैं तो दैट फॉलोज इवन मैकेनिज्म। ठीक है। और काफी यूजफुल रिएक्शन है, मैकेनिज्म बोर्ड में कई बार पूछा भी जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोगों के पास में क्या होगा, CH3CH2OH। इसको अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हीट करते हैं एट 170 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर स्पेसिफिक है, याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर दूसरे टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वी गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट, हम लोगों को दूसरा प्रोडक्ट मिलता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट इज एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O निकल जाता है। और ये रिएक्शन जो है वो इवन एलिमिनेशन को फॉलो करता है। ठीक है। किसको फॉलो करता है, इवन एलिमिनेशन को फॉलो करेगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, H2SO4 टूटेगा, दैट विल गिव यू H प्लस प्लस HH4 माइनस। अब हमारे पास में क्या है, वी हैव CH3CH2OH, ये H प्लस से कंबाइन करेगा। इस पे देखो लोन पेयर है, जाके अटैक कर देगा इधर। लोन पेयर ने अटैक किया तो क्या बनेगा, विल बी फॉर्म्ड विद CH3CH2OH2 प्लस, ये बना। नेक्स्ट स्टेप में विल ब्रेक दिस, यहाँ से क्या होगा, ये टूटेगा, इधर माइनस इधर प्लस, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 प्लस और H2O बनेगा। ठीक है। तो ये स्टेप 1 हुआ जिसमें कार्बोकैटायन बन रहा था। अब स्टेप 2 में क्या होगा, हमने जो H प्लस लिया उसको वापस करना है। या फिर ऐसे समझ लीजिए, बेस कौन है इस प्रोसेस का, बेस इज HSO4 माइनस, है ना। HSO4 माइनस अटैक करेगा, कौन से कार्बन पे अटैक करने को बोला था, जिस पे पॉजिटिव होगा उसके पड़ोसी पे। ये अल्फा और ये बीटा। हमेशा अटैक कौन से कार्बन से होगा, बीटा कार्बन से। बीटा कार्बन पे जाके अटैक करेगा और यहाँ से H को निकालेगा बस। यहाँ से किसको निकालेगा, H। ठीक है। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 वापस से बन गया, एल्कीन बना। ठीक है। एक दो एग्जांपल और समझते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे बोला जाए इसमें प्रोडक्ट बताइए और मैकेनिज्म भी लिखिए, CH3CH2CH2OH। इसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डील किया 170 डिग्री सेल्सियस, क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसको किस रिएक्शन में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए। मैकेनिज्म लिखना है, प्रोडक्ट तो सब लोग बना सकते हैं, मैकेनिज्म में थोड़ा सा है। अगर देखो यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, कार्बोकैटायन बन रहा है। और अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग, तो ऑब्वियस बात है, अगर बनेगा तो रीअरेंजमेंट तो होगा। अगर कार्बोकैटायन बन रहा है, क्लासिकल कार्बोकैटायन पूरा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे होगा। इसको मैकेनिज्म लिखते हैं, प्रोडक्ट तो सब लोग बना लेंगे। क्योंकि यहाँ एक ही एल्कीन बनेगा, आप इधर भी लगाते डबल बॉन्ड तो भी चलता, इधर भी लगाते तो भी चल जाता, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा के आप लोग कर सकते थे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, वही सेम H2SO4 पहले स्टेप में टूटेगा किसमें, H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वी हैव CH3CH2OH, ये H प्लस से रिएक्शन करेगा। H प्लस से क्यों रिएक्शन करता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इधर अटैक कर लेगा आसानी से। ये क्या बनेगा, CH3CH2OH2 प्लस। आप ये वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ऊपर माइनस आएगा प्लस आएगा तो उधर से वाटर निकल जाएगा। क्या बनेगा, CH3CH2CH2 प्लस, प्लस क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल।
अब नेक्स्ट केस में क्या करने वाले हैं बताइए आप लोग। क्या करेंगे हम लोग, कार्बोकटाइन बना तो इसको रीअरेंज करेंगे। कितना डिग्री कार्बोकटाइन है, 1 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास में, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर ले जाऊं और यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर, तो कितना डिग्री बनेगा, 2 डिग्री। तो यह सभी लोगों को डिस्कशन पहले भी किया था ना, कि अगर कार्बोकटाइन को रीअरेंज कर सकते हैं तो पहले उसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, हमने रीअरेंज कर लिया। अब रीअरेंजमेंट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से H+ निकालेंगे। H+ किस कार्बन से हम लोग रिमूव करेंगे बताइए आप लोग। तो किसी से भी कर सकते हैं, बीटा कार्बन से रिमूव करना होता है, इसके पड़ोसी से, इधर से या इधर से, किसी से भी आप लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो HSO4- का अटैक करा के आप कहीं से भी एक तरफ से H निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से निकालो चाहे उधर से निकालो। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि हम लोग कार्बोकटाइन बना के उसको क्या कराएंगे, रीअरेंज कराएंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हिसाब से इस रिएक्शन में पूछता मैं। हम लोगों के पास में है CH3 CH, CH3 CH2 ये मान लो हम लोगों के पास में है। इसको अगर आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाया 170 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आपसे पूछे क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा वाला माइनर होगा। तो फिर से वापस से सेम चीज हम लोग फॉलो करने वाले हैं। स्टार्टिंग के एक दो स्टेप्स तो सेम ही है। पहले स्टेप में क्या होगा, H2SO4 फूटेगा H++ HSO4- में। बार बार मैं एक ही चीज को इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सके, और थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आ रहा है तो वो चीजें और भी ठीक से समझ में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वी हैव CH3 CH, CH3 CH2 CH2OH। इस पे किसका अटैक होगा, H+ का। यहाँ पे लोन पेयर था ना, देखो इधर अटैक किया। अगेन सेम चीज रिपीट करो, है ना, पीछे वाले रिएक्शन के जैसा ही। बस कहानी कहाँ पे बदलेगी, रीअरेंजमेंट पे जाके। वो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। CH3 CH2 OH2+ बनो। नेक्स्ट स्टेप में अब ये तोड़ के वाटर निकाल देते हैं, और क्या बन जाता है, ये वाला कार्बोकटायन। क्योंकि हमने कार्बोकटायन को ऑलरेडी रीअरेंज किया हुआ है। तो बताइए, कोई भी बता सकता है ये कार्बोकटायन रीअरेंज होके कौन से कार्बन पे जाके रुकेगा, 1 2 3 4, कौन से कार्बन तक जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बताइए आप लोग। सभी लोग आंसर करो जो भी बता सकते हैं। तो विच कार्बन दिस पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जानवी सेकंड कार्बन तक जाएगा, तुषार के अकॉर्डिंग थर्ड तक। बाकी लोग बताओ, चिंकी किधर तक जाएगा, चिंकी है क्लास में, है चिंकी किधर तक जाएगा, कौन से कार्बन तक जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होते होते। देखिए फर्स्ट स्टेप अब रीअरेंज करेंगे, इधर लेके जाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, CH3 CH, CH3 CH+CH3 ये बनेगा। पहले अल्फा हाइड्रोजन कितना था, 2 था, अभी कितना हो गया, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस से इसको रीअरेंज करेंगे। और कब तक रीअरेंज करते रहते हैं, जब तक वो स्टेबल होता रहेगा। इधर लेके जाएंगे पॉजिटिव को, H को इधर लेके आएंगे। सो इट इज गोइंग टू बी CH3 CH3 प्लस CH2 CH3, ऐसा बना। अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 3 6 + 2 8, है ना। अल्फा हाइड्रोजन हो गया 8, एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ऑफ दिस प्रोसेस। जानवी दो क्यों आंसर किया था, एक ही स्टेप रीअरेंज हो रहा था कोई। अल्फा हाइड्रोजन 8 हो गया। अभी हम लोग HSO4- का अटैक करा के यहाँ से H+ निकालने वाले हैं। अभी कितने बीटा कार्बन हैं, एक बीटा इधर है, एक बीटा इधर है, और एक बीटा इधर भी है ना, 3 बीटा है। ये वाला बीटा और ये वाला बीटा तो बिल्कुल सेम है। तो हम लोगों को दो प्रोडक्ट मिलेगा, इधर से निकालेंगे तो इधर से निकालेंगे तो। ठीक है,
तो उसके लिए आपको इधर से निकालेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CS2 डबल बॉन्ड C, CS3, CS2, CS3। और अगर इधर वाले से निकालेंगे तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CS3, C, CS3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट मिला। इसमें से कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा वाला प्रोडक्ट माइनर होगा, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एल्कीन्स के अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट कर लेंगे। देखिए ये एल्कीन है और ये एक एल्कीन है ना। इस वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं बताइए। तो अल्फा कार्बन एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। कितना हो गया, 5। इस वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन्स कितना है, तो बताइए सर। एक ये 3 और 3 6 और 3 9। तो जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरा वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आपको दो प्रोडक्ट साइड बनाने की जरूरत भी नहीं थी। यू हैव टू राइट अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर सिंगल प्रोडक्ट लिखना है तो आप वैसे समझ के रखिए कि जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे ना उससे निकाला करेंगे। मैं लिख देता हूँ, H+ उस कार्बन से निकालते हैं जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है सर। तो जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे ना उससे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे दो था ना, इनमें से किससे निकालेंगे, जिसके पास कम था हम उससे निकाल सकते थे, प्रोडक्ट बना सकते थे। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो ऐसे मुझे एक और बात, एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसका आप लोग आंसर करो। है ना, वो भी रीअरेंजमेंट का ही है, प्रोडक्ट भी सिमिलर काइंड बनेगा। इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, CS3, CS2OH। इसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से लिखा है 170 डिग्री सेल्सियस। अब बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग ना मैंने अटमोस्ट डिस्कस कर लिया है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। 4 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, वो 4 बहुत ज़्यादा है। आप इन चारों को प्रैक्टिस करेंगे, आपको आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आंसर कीजिए क्या बनने वाला है। CS3 इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो डायरेक्टली कर लूँ थोड़ा सा, यहीं से डायरेक्टली लिख लो। हम लोग क्या करेंगे, इस OH को हटा के H+ लगा रहे हैं हर जगह पे, है ना। तो OH को हटा के क्या आ रहा है, OH को हटा के पॉजिटिव लगा देते हैं क्योंकि यही वाटर की फॉर्म में निकल जाता है, तो ये बन जाएगा CS2+ कार्बोक्लोराइन। ठीक है, अब क्या इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग, पहले ये बता दो, यस और नो में आंसर करो, क्या इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, सिर्फ यस नो में आंसर करना है। क्या इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास, बेचारे के पास 0 है। रीअरेंज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते थे, हाइड्राइड शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग सब कर सकते थे ना। बोर्ड में रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पूरा मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर सकते हैं ना। इस पूरे मिथाइल ग्रुप को यहाँ ले जाएंगे और पॉजिटिव को इधर ले आएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा मिथाइल ग्रुप को उधर ले जाके इधर ले आएंगे, है ना। काजल कुछ जल्दी ज्वाइन कर लिया तुमने। क्या बनने वाला है, CS3 C, CS3 प्लस CS2 CS3 ऐसा बनेगा। तो ये तो वही कार्बोकार्बन बन गया ना जो अभी तक हम लोग प्रोडक्ट बना के आए हैं, देखो यही तो था, वही कार्बोकार्बन बन गया। अब मैं अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो अब मुझे बताओ किससे H+ निकालें, CS3 से या CH2 से। H+ किससे निकालें एल्कीन बनाने के लिए, HSO4- का जो अटैक होगा उसके बाद में H+ कहाँ से निकलेगा। तो क्या बोला था, जिसके पास कम होते हैं उससे निकालिए, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, हम किससे निकालेंगे, कम वाले से। क्योंकि हमको कौन सा प्रोडक्ट लिखना है, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है। आप दोनों लिखना चाहें लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ही लिखना है। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। समझ आया क्या, है ना। तो यही था। अगर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, बट दिस मैकेनिज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म बोली जाती है ये।
जो हर दूसरे तीसरे साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, बहुत यूजफुल मैकेनिज्म है। कार्बो का मैकेनिज्म वैसे भी तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं टेम्परेचर की जो बात कर रहा था, टेम्परेचर इसमें जरूरी क्यों है इस रिएक्शन में, तो उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। जब हम डिहाइड्रेशन कराते हैं इसका CH3CH2OH, इसको हम हीट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, ठीक है। अगर आपने इसको 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, एक टेम्परेचर और होता है 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना। अगर इसको आप 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो इट गिव्स यू एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस H2O बनता है। और अगर 140 पे हीट करेंगे तो आपको ये प्रोड्यूस करके देता है ईथर, CH3CH2O CH2CH3 प्लस वाटर निकल जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर मेंशन करना इस रिएक्शन में जरूरी है, ठीक है। समझ आ रहा है? 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा और 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा। हालांकि ईथर के प्रिपरेशन के दो ही तरीके आप लोगों के सिलेबस में, वो दोनों डिस्कस हो चुके हैं। एक है विलियमसन सिंथेसिस, जो हमने SN2 रिएक्शन के एग्जांपल में डिस्कस कर लिया था, और एक था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो हमने अब डिस्कस कर लिया, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी इसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये वाले रिएक्शन का, वो मैं ईथर का प्रिपरेशन जब कराऊंगा तब डिस्कस करूंगा। बाकी SN E1 रिएक्शन में आपको ये समझना है क्या होता है। दो स्टेप पे पूरी होती है, पहले स्टेप में कार्बोकेटन बनता है, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं? ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाते हैं। इसके लिए एक रूल है, वो रूल भी आपको याद होना चाहिए, सेट जेफ रूल। सेट जेफ रूल क्या बताता है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताता है। कौन सा वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा वाला एल्कीन कम स्टेबल होगा। अकॉर्डिंग टू सेट जेफ रूल, द एल्कीन विच इज सराउंडेड बाई मोर एल्काइल ग्रुप्स इज मोर स्टेबल। आपको याद है हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था? उस हाइपर कॉन्जुगेशन में भी मैंने ये पढ़ाया था, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशंस में वहाँ पे तीन चीज़ों की हम लोगों ने स्टेबिलिटी डिस्कस की थी: स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। द एल्कीन विच इज सराउंडेड बाई मोर एल्काइल ग्रुप्स इज मोर स्टेबल। जैसे मैं इसमें पूछूं, CH3 C CH3H CH डबल बॉन्ड CH, तो एक ये एल्कीन है। दूसरा एल्कीन आपके पास में ये है, ठीक है सर। और तीसरा एल्कीन आप लोगों के पास में है ये वाला। आपसे पूछे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा ABC में, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स तो दो तरीके से डिपेंड करता था। कैसे? कैसे कैसे डिपेंड करता था बताओ। बताइए सर, कैसे कैसे डिपेंड करता था? एक तो फैक्टर था, कौन सा वाला? हम लोग एल्काइल ग्रुप्स काउंट कर लेते थे। दूसरा फैक्टर क्या था, हम लोग क्या करते थे? दूसरा फैक्टर क्या था, हम क्या करते थे? एल्काइल ग्रुप्स के अलावा हम लोग और क्या कर सकते थे? बताइए। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं ना। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्काइल ग्रुप ज्यादा होने का मतलब, एल्काइल ग्रुप ज्यादा होने का मतलब अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होना। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। चलो, एल्काइल ग्रुप्स काउंट करते हैं। पहले में ये वाला एल्कीन है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये एल्कीन है। एल्कीन हम लोग दोनों तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आ दिया, तो आप बोलेंगे एक ही एल्काइल ग्रुप है, ये इतना बड़ा। दूसरे केस में कितने एल्काइल्स हैं? तीन एल्काइल्स हैं, एक, दो, तीन, इंडिपेंडेंट है ना तीनों। इसमें कितने एल्काइल्स है? दो, एक और एक, दो।
तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी, फिर होगा सी, फिर होगा ए। हमने क्या काउंट किया? अल्फा अल्काइल ग्रुप्स काउंट किया। आप लोग अल्फा हाइड्रोजन्स भी काउंट कर सकते थे। बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें? वी हैव ओनली टू, की वन ही है? वन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स कितना है? थ्री थ्री थ्री, नाइन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स कितना है? थ्री प्लस टू, फाइव। तो अब अल्फा हाइड्रोजन्स का ग्रुप के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज करते या अल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग अरेंज करते, आपको सेम आंसर मिलता। तो हम लोगों ने वही ऊपर भी डिस्कस किया है। कौन सा एल्कीन बनेगा, सेट प्रोडक्ट इसमें बनता है जो एल्कीन ज्यादा अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड रहता है वो। ठीक है। अब E1 को छोड़ देते हैं, अब E2 रिएक्शन पे चलते हैं। E2 एलिमिनेशन। ठीक है। E2 एलिमिनेशन में क्या होता है सर? जैसे आपके पास में था CH3 CH2 लीविंग ग्रुप, इस पे किसी B माइनस का अटैक हुआ, प्रोडक्ट इज CH2 HB प्लस लीविंग ग्रुप माइनस। प्रोडक्ट दोनों का सेम ही होता है, जैसे SN1 SN2 का सेम था ऐसे E1 E2 का भी सेम ही है। बस मैकेनिज्म डिफरेंट है। दोनों में अलग अलग तरीके से रिएक्शन हो जा रही है, बस इतना सा डिफरेंस है। BAC आंसर किया था जानवी ने, थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है। चलो। CH3 CH2 लीविंग ग्रुप है, B माइनस ने रिएक्शन किया, ये बना। ठीक है। रिएक्शन कैसे होता है? जैसे SN2 होता था, SN2 एक स्टेप में होता था, इंटरमीडिएट बनता था, यहाँ भाई ऐसे ही होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? C ऐसा रहता है देखो, H2 यहाँ पे लीविंग ग्रुप है और यहाँ पे एक H है। ठीक है। इस पे क्या करता है? B माइनस आके अटैक कर देता है। B माइनस किस पे अटैक करेगा भाई? B माइनस अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। अटैक यहाँ पे कौन सी पोजीशन से होता है हमेशा? बीटा पोजीशन से। B माइनस का बेस है, बेस को क्या चाहिए? H प्लस चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। वो लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पर अटैक नहीं करता, वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। क्या बनेगा सर? देखिए ट्रांजिशन स्टेट बनता है एक, इसको तो हमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, इसको भी डिस्टर्ब नहीं किया। ये B माइनस जो है ना, वो H से जुड़ना स्टार्ट करता है, और ये वाला बॉन्ड H का टूटना स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और ये लिविंग ग्रुप भी साथ साथ में निकलना स्टार्ट करता है। ऐसा एक साथ होता है। समझ आया? ये इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जुड़ना स्टार्ट होगा, ये टूटना स्टार्ट होगा, साथ साथ में ये भी टूटना स्टार्ट होता है, तो ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है बीच में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे? यहां से निकलेगा, एल्कीन बनेगा ये। प्लस में कौन निकल जाएगा? HB। प्लस में कौन निकल जाएगा? लिविंग ग्रुप माइनस। ठीक है। तो प्रोडक्ट तो वही बना, बस एक डिफरेंट वे में बना। इस रिएक्शन में यही RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस रिएक्शन का रेट जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट ट्रांजिशन स्टेट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा रेट होगा। ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल होगा, रेट कम होगा। और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट फैक्टर, ट्रांजिशन स्टेट में क्या बना? एल्कीन बना। क्या बना? एल्कीन। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या होता है सर? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के लिए आप कौन सा वाला कार्बन चुनेंगे? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए आप कौन सा वाला कार्बन चुनेंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और ये कब कौन सा वाला ऑर्डर फॉलो करना होता है वो हम बातें अभी करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्डर इज फॉलोड व्हेन वी हैव अ बल्की ग्रुप। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे दोनों को। जैसे इसका एक एग्जांपल समझते हैं।
आपके पास में है CH3 CH2Cl। इसको आपने एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवा दिया। कौन सा KOH? एल्कोहलिक KOH। प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है। रिएक्शन होता कैसे? वही सेम रिएक्शन है। क्या होगा? CH3CH2Cl, है ना। OH माइनस किधर आके अटैक करेगा सर? इस हाइड्रोजन पे। ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर निकल जाता है साथ साथ में। अल्टीमेटली क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KCl। एल्कीन बना। डायरेक्टली भी आप समझ सकते थे। जैसे आपसे एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे पूछा जाए इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। बस बस ऐसे समझने के लिए इसको पूछ लेता हूँ मैं। CH3CH, यहाँ पे है CHCl CH3। इसमें आपने अल्कोहलिक के OH ऐड कर दिया। प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। तो देखो के OH माइनस ना बीटा कार्बन पे अटैक करता है। कौन से कार्बन पे? बीटा। एक ये बीटा है और एक ये बीटा है। कितने बीटा कार्बन है? दो है ना। कौन से वाले बीटा कार्बन पे अटैक होगा, आप लोग ये बताइए। कौन से वाले बीटा कार्बन पे अटैक होगा? इसको 1 और 2 से मेंशन कर देता हूँ, बताइए 1 और 2 में से कौन से वाले बीटा कार्बन पे अटैक होगा, 1 पे या 2 पे? बताइए सर, कौन से वाले बीटा कार्बन पे अटैक होगा? आंसर करो। तो जो ज्यादा डिग्री का होगा ना उस पे अटैक होगा, 2 डिग्री, 2 पे। क्योंकि 1 वाला कितना डिग्री का है? 1 डिग्री का। ये कितना है? 3 डिग्री का। और 8 किस में ज्यादा होता है? 3 डिग्री में ज्यादा होता है। तो यहाँ से आप H+ निकालेंगे इस वाले कार्बन से। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोगों का? CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। समझ आया सर मैंने क्या बोला? CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों का बनेगा। आई होप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोगों को, जब हम लोग अल्कोहलिक KOH को यूज करते हैं ना, तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा वाला फॉलो करना है? 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप होता है। OH माइनस कैसा ग्रुप होता है? स्मॉल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस को फॉलो नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी और एल्कीन को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज, कि अगर हम लोगों के पास में ये था CH3 CH2Cl, इसका आप लोगों ने KOH से रिएक्शन करवाया और एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाया, क्या दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलता है या अलग अलग मिलता है? पहले तो ये आंसर करो आप लोग। डू वी गेट सेम प्रोडक्ट और डिफरेंट प्रोडक्ट? बताइए। अगर हमने KOH से रिएक्शन करवाया, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाया, क्या हमको सेम प्रोडक्ट मिलता है या अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है? सबसे पहले तो ये आंसर कीजिए आप लोग। कोई भी है जो आंसर करेगा? कोई भी नहीं करता। देखो, KOH से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो प्रोडक्ट बनता है आपका CH3CH2OH। तो रिएक्शन होती है SN2। और जब एल्कोहलिक KOH से करवाते हैं तो रिएक्शन होती है E2। तब बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। समझ आ रहा है सर मैं क्या कर रहा हूँ? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। तो एक केस में हुआ E2 और एक केस में हुआ SN2। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, उसको आप लोग समझिएगा। इसको हम लोग KOH को ना कई बार एक्वस KOH भी लिख देते हैं। तो एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH यूज करने में डिफरेंस क्या होता है उसको समझिएगा। देखिए, KOH अगर एक्वस है,
और KOH अगर कैसा है, एल्कोहलिक है। एक्वस मीन्स वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। एल्कोहल में हम लोग क्या यूज करेंगे, ROH या इथेनॉल हम लोग एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। ठीक है। इन दोनों में से कौन सा वाला सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा प्रोटेक्ट होता है, विच इज मोर प्रोटेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। एक्वस अगर हम लोग यूज करते हैं और हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा बेटर सॉल्वेंट होता है, विच इज अ बेटर सॉल्वेंट आउट ऑफ दिस टू, बताइए। एक्वस और अल्कोहल में से कौन अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो देखो यहाँ पे एक साइड में ना R लगा हुआ है। अगर हम OH माइनस की बात करेंगे तो OH माइनस का जब सॉल्वेशन होगा ना, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल उसको ज्यादा सॉल्वेट कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको ज्यादा सॉल्वेट कर देंगे। तो अगर ये ज्यादा सॉल्वेट हो जाएगा, इट विल बिकम स्टेबल। ये कैसा हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इफ इट बिकम्स मोर स्टेबल, अगर ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो क्या इसको अब H पे अटैक करने की जरूरत रहेगी, नहीं रहेगी। तो ये कैसे काम करेगा, इट विल एक्ट एज अ वीक बेस। कैसे एक्ट करता है, वीक बेस की तरह। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर सॉल्वेशन हो रहा है। मोर सॉल्वेशन, उसकी वजह से मोर स्टेबल, वीक बेस। यहाँ पे कैसा होगा, OH माइनस, क्योंकि R जो है ना वो रिपेलिंग पार्ट होता है। तो यहाँ पे इसको ROH जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े कम सराउंड कर पाएंगे एज कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कैसा होगा, लेस सॉल्वेशन होगा। समझ आया। क्योंकि लेस सॉल्वेशन होगा तो इट विल बिकम लेस स्टेबल। तो ये चाहेगा अब H प्लस पे अटैक करना, तो इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। क्योंकि वीक बेस है, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन होगा ही नहीं, अटैक करेगा ही नहीं H पे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। समझ आया। तो अल्कोहलिक केवेज का क्या रोल रहता है और एक्वस केवेज का क्या रोल रहता है, ये आप लोगों को ठीक से पता होना चाहिए। इन केस ऑफ अल्कोहलिक केवेज, प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन। इन केस ऑफ एक्वस केवेज, प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, समझ आया। चलिए, इसको हम ऐसे भी समझ सकते थे। एक और मैं एग्जांपल दे दूं आपको। अगर आपके पास में यही कंपाउंड है, वी हैव CH3 CH2OH, वी हैव CH3 CH2Cl। हम बेस यूज कर रहे हैं ना सर। तो बेस हम लोग कोई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप भी यूज कर सकते हैं। ये ग्रुप कौन है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। मतलब ये ऐसा ग्रुप है, CH3T CH3CH3O-। अगर ये ग्रुप अटैक करता है, ठीक है, अगर ये ग्रुप अटैक करता है, तो ये कैसा ग्रुप है, जब बल्कि ग्रुप। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ पे आप स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, दो ही कार्बन है, एक अल्फा एक बीटा। यहाँ तो आपके पास एक ही कार्बन है अटैक करने के लिए। तो आप प्रोडक्ट क्या बना देंगे, यू विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl माइनस निकल जाएगा। ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। लेकिन अगर जो मैंने पीछे लिखा उसी को मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। मैंने ये लिखा था अभी, CH3 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 CL CH3। इस पे अगर हम लोग इसका अटैक करवाते, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, आप बताइए मुझे। इस पे इसका अटैक करवाते तो क्या प्रोडक्ट बनता। अब कौन से वाले कार्बन को हम लोग चूज करते हैं अटैक के लिए, 1 और 2। अब कौन से वाले कार्बन को चूज करते हैं हम लोग अटैक के लिए, बताइए आप लोग। तो किसको चुना जाता, 1 कार्बन को। क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या फॉलो होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री।
तो कहाँ पे अटैक होगा? इस कार्बन पे। प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें? CH3 CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला एल्कीन बनता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो, ठीक है। चलो हम लोग अभी SN1 SN2 E1 E2 इनको कंपेरिजन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ SN1 SN2 E1 and E2, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम कब SN1 रिएक्शन फॉलो करवाएंगे, SN1 SN2, और कब E1 E2। क्योंकि SN1 और E1 का मैकेनिज्म सिमिलर है, और SN2 और E2 का मैकेनिज्म भी कैसा है सर? सिमिलर ही है, ठीक है। अगर SN1 और E1 का मैकेनिज्म सिमिलर है, तो अटैक किस कार्बन, मतलब हम लोग कौन सा वाला फॉलो करेंगे, SN1 फॉलो करें या E1 फॉलो करें? तो देखिए ये जो रिएक्शंस होती है ना, दे हैपन्स एट लो टेम्परेचर। ये जो रिएक्शंस होती हैं दे हैपन्स एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे आपको बोलेगा हीट किया गया, यहाँ आपको बोलेगा यहाँ कुछ नहीं कराया गया, नॉर्मली रिएक्शन करा दी गई। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? तो अगर कोई रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रहा है तो वो SN1 SN2 रिएक्शंस होंगे। SN और SN2 तो आप पहचान लेंगे, मैंने पीछे एग्जाम्पल्स दे दिए। हाई टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर ऑलमोस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 50 या उसके ऊपर के टेम्परेचर पे E1 E2 होते हैं, या तो वो टेम्परेचर मेंशन करेगा या वो हीट का सिंबल देगा कि हमने हीट किया है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। टेम्परेचर कैसा होता है? लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस होता है। 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर टेम्परेचर रहता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, अदरवाइज एलिमिनेशन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, इसको हम लोग ग्राफिकल टाइप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में है 3 डिग्री, इधर हमारे पास में 2 डिग्री, इधर हमारे पास में 1 डिग्री, और यहाँ हमारे पास में CH3X, ठीक है। अगर CH3X से आप 3 डिग्री की तरफ जाते हैं, तो SN1 के केस में रेट जो है वो क्या होता है? इंक्रीज करता है। मैंने ऊपर की तरफ एरो लगाया, मतलब इंक्रीज हो रहा है, इधर से इधर जाना है, ठीक है। अगर आप इधर से इधर की तरफ जाते हैं, तो रेट जो है वो इंक्रीज होता है, वो E1 के केस में भी इंक्रीज होता है। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? इधर से इधर की तरफ आप जाते हैं, तो रेट जो है वो E2 के केस में भी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि E2 के केस में आपके सिलेबस में रिएक्शन जो है ना वो अल्कोहलिक केओएच वाला ही है, सिर्फ दूसरा वाला रिएक्शन बहुत रेयर में पूछेगा, शायद पूछे भी ना कभी। अल्कोहलिक केओएच का आपको यूज पता रहना चाहिए बस, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? और अगर हम ऊपर इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज जो होता है ना रेट, जो 3 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ इंक्रीज होता है, वो होता है SN2 का। तो अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 डिग्री से आप 3 डिग्री की तरफ जाएंगे, SN1 का रेट बढ़ेगा, E1 का बढ़ेगा, E2 का बढ़ेगा। तो जिसका कम होता है वो कौन है? SN2 का रेट 1 डिग्री में ज्यादा होता है, 3 डिग्री में होता नहीं है, या यहाँ रिएक्शन होती नहीं है। बाकी सबका रेट इधर जाने से क्या होता है? इंक्रीज करता है, चाहे वो E1 है, चाहे वो E2 है, चाहे वो SN1 रिएक्शन। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये हो गया कॉमन SN1 SN2 E1 और E2 का, ठीक है। समझ आया? तो आप इसको रेट को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करूंगा, कल का जो पेपर आएगा आपका वो यहीं तक आने वाला है, ठीक है। अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एसन रिएक्शन ऑफ हेलो अरेन्ज, या अभी हमने हेलो अरेन्ज के ज़्यादा रिएक्शंस डिस्कस भी नहीं करे हैं, रिएक्शंस ऑफ हेलो अरेन्ज डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो रिएक्शंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ हेलो अरेन्ज के, कौन से रिएक्शन